बजट को लेकर 18 हाउस सतीश का खास कवरेज जारी है और बजट ने आज बाजार को परेशान करने का काम किया क्योंकि बजट में वो चीज आ गई जिसकी उम्मीद शायद किसी ने की नहीं होगी। एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टेस्ट, और वित्त मंत्री ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर एसटीटी बढ़ाने का ऐलान किया और बाजार का कॉन्फिडेंस उससे टूट गया। आज वॉल्यूम कम रहा, बावजूद उसके बाजार में भारी गिरावट आज देखी है और निफ्टी बंद होते होते लगभग 500 अंकों के आसपास की नरमी पर बंद हुआ है। 24,800 के आसपास, यानी कि 24,900 से हम जो रिकवर करके 25,400 की तरफ हमने जो कदम बढ़ा दिए थे, बाजार ने वहां से पूरा का पूरा जो गेंस है उसको इरोड कर दिया है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट रही है वो रही है 1200 अंकों के आसपास की। तो बजट में जो आंकड़े आए कैपेक्स के, फिस्कल डेफिसिट के, टैक्स कलेक्शन के या फिर और भी जो आंकड़े आए उनको जरा और विस्तार से समझते हैं और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट। सजीत सर, बहुत शुक्रिया, आपको फुर्सत मिल गई शाम होते होते। हालांकि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ होगा बाजार के निवेशकों का। देखिए, अगर आप देखें एसटीटी का जो है वो ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं था आने वाला है। डिबेट इतना चल रहा था कि वीकली ऑप्शंस को कम किया जाए, वहाँ से वॉल्यूम लॉन्ग टर्म में मंथली में शिफ्ट किया जाए, बट ब्रोकर्स का इतना रेसिस्टेंस था रेगुलेटर को कि रेगुलेटर उसमें स्टेटस को लेके बैठ गया उस पर सिंपल। तो एफएन ने बोला कि मैं ही कर देती हूँ, तो एसटीटी बढ़ा दिया उन्होंने उधर। पर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखने लायक है, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स बोलते हैं जिनको एफएन में करना वो इस हाई एसटीटी में भी जाके ट्रेड करेंगे। बट वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको देखना पड़ेगा कि कितना इसका वॉल्यूम इम्पैक्ट होगा। बीएसई अगर आप देखें तो निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स जो है 5-6% नीचे है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट है आज के डेट में वो और उसकी वजह से वजह ये है कि एफएनओ के जो वॉल्यूम्स हैं वो सबके हिट होंगे। भाई हम यही सोच के चल रहे थे कि भाई पिछले साल जो चेंजेस हुए एफएनओ में उसकी वजह से अभी स्टेबिलिटी आएगी, सबके अर्निंग्स अभी आएंगे। अब फिर से ये एक इम्पैक्ट आएगा अप्रैल 1 से जब एसटीटी आ जाएगा इसमें, तो फिर से एक वॉल्यूम इम्पैक्ट आएगा ज़रूर। बट मोर देन दैट अगर आप देखें तो बजट में इतना खराब कुछ नहीं था इकोनॉमी के लिए। अगर आप देखें ये मार्केट सेंटिमेंट की बात होगी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो हम बात कर रहे थे सुबह 10% होना चाहिए, 10% उन्होंने किया। हमने बोला था फिस्कल डेफिसिट 4.3 होना चाहिए, 4.3 किया। हाँ, उन्होंने डेट टू जीडीपी जो है 55.26% किया है, जबकि हमारा एस्टिमेट था 55.2%। इसका मतलब ये है कि एडिशनल बोरिंग्स आने वाली हैं इस साल, 2 लाख करोड़ के आसपास की बोरिंग्स आ रही हैं। उसका इम्पैक्ट आपने पीएसयू बैंक में देखा, एनबीएफसीज में देखा। अब वो इम्पैक्ट आपको थोड़ा सा मैग्नीफाइड आपको कल दिखेगा, क्योंकि आज मनी मार्केट्स बंद हैं। तो आपके 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो हैं वो कल ऊपर जाएंगे उसकी वजह से, और उसकी वजह से फिर अगर रुपी 92 के ऊपर ना क्रॉस हुआ तो प्रॉब्लम है। तो आरबीआई को भी कल स्टेप इन शायद करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस बोरोइंग आ रहा है 2 लाख करोड़ का। डिफेंस में अगर आप देखें तो 17-18% का ग्रोथ है कैपिटल आउटले में। रेलवेज में 10% का ग्रोथ है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सटेंसिवली फैक्टरिंग किया गया है और उसकी वजह से एक्सेस बोरोइंग भी की गई है। अगर आप सब्सिडीज में देखें तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम हुई है, पीएलआई के लिए बड़ा है बट मोबाइल के लिए कम हुआ है। तो नए पीएलआईज आएंगे उसके वजह उसका मतलब ये है। तो ओवरऑल फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट अगर देखें तो डायरेक्शनली पॉजिटिव है, क्योंकि जो हमको चाहिए ग्रोथ के लिए वो उसके लिए है। हाँ, गेनर्स, शॉर्ट टर्म गेनर्स के लिए जो है या आपके हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए, उनके लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ वो ट्रेडिंग बढ़ जाता है। तो सर मतलब जो इकोनॉमी को चाहिए तो सरकार दे रही है, लेकिन जो एफआईएस को चाहिए क्या वो मिला है क्या बजट में? क्योंकि शायद वो फिस्कल डेफिसिट का नंबर देके खुश होंगे लेकिन एसटीटी देख के निराश भी होंगे। बिल्कुल, अगर आप देखें तो 2-3 चीज़ें हैं जो आई है एफआईएस के लिए। एक बायबैक को जो पहले हुआ करता था डीम्ड डिविडेंड माना जाता था, अब वो कैपिटल गेंस के साथ कर दिया गया है। तो अब आईटी आज के डेट में आईटी इंडेक्स ऊपर सबसे ज़्यादा भागा है। एक एक्सपेक्टेशन ये है कि बायबैक्स अब आ जाएंगी, क्योंकि अब कैपिटल गेंस के हिसाब से वो चलेगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इतने सारे कंपनीज जैसे आपके टीसीएस हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये सब जो भागे हैं वो इसलिए क्योंकि बायबैक्स में थोड़ी सी रिलैक्सेशन आई है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसकी वजह से आएगा। दूसरा जो है कुछ इंसेंटिव्स आए हैं कंपनीज के लिए।
स्पेशली जीसीसी कंपनीज के लिए, जैसे आपके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं उसके लिए वो है डेटा सेंटर नहीं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे जेपी मॉर्गन का कैपिटल यूनिट है या उनके लिए। तो जो आईटी सर्विसेज में जो ग्रोथ नहीं हो रही वो बाकी कंपनी जो इंडिया में आके सेटअप कर रही हैं उनके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी आई है टैक्स के लिए, तो वो भी एक अच्छा है आईटी सेक्टर एज अ होल के लिए। तो मोटा मोटा हम देखें तो आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव ही है। बायबैक्स शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव आ गया है उसमें। हाँ, ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा वो नुकसानदायक है, वो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, पर सरकार का ये मानना है कि अगर ये पैसा यहाँ पर नहीं रहेगा तो कैश मार्केट में आएगा, कैश मार्केट में आएगा तो क्या कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा, नहीं तो बैंक्स में जाएगा, डिपॉजिट के लिए करेगा, अगर बैंक्स में भी नहीं जाएगा तो कंजम्पशन के लिए करेगा, पर पैसा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि सर जो 2 दिन या 2 हफ्ता सोच रहे हैं उनके लिए नेगेटिव है, जो 2 साल या 20 साल सोच रहे हैं उनके लिए सब ठीक है। ठीक है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट की पॉलिसी 1 हफ्ते 2 हफ्ते और 1 महीने के लिए नहीं होती ना, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है कि ये डिटरमिन करती हैं। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो जो हाउस होल्ड सेविंग्स है, जो इक्विटीज़ और म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं वो काफ़ी बड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, 15% के ऊपर हैं वो उस हिसाब से, और वो पूरा बड़ा है। और 10-15 साल पहले वो सिंगल डिजिट में हुआ करता था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड्स का जो टोटल एसेट अंडर बेस मैनेजमेंट है वो अभी एक 1/4 है, 25% के आसपास है ऑफ टोटल जीडीपी का, 80 लाख करोड़ के आसपास है, राइट। और वो हमारी जीडीपी हम जो अगले साल के देख रहे हैं 393 लाख करोड़ देख रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी हम देख रहे हैं, तो एसेट बेस बढ़ रहा है, तो आप इन्वेस्ट कीजिए उसके लिए उसके हिसाब से कीजिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है कि इन्वेस्ट आप लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करने के लिए कीजिए, ना कि शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के लिए। ओके सर, सरकारी बैंक की आप जैसे बात करते हैं, आज काफी ज्यादा पिटाई भी हुई थी, तो M2M लॉस आपको लग रहा है कि बढ़ने की चिंता यहाँ पर देखो लग रहा है कि जब आपकी आवाज से लग रहा है कि सिल्वर और गोल्ड वालों को M2M लॉस बहुत आने वाला है, और दूसरा एक वो बहुत दर्द दिख रहा है आपकी आवाज में। वो दर्द हो कहीं इक्विटी वाले को ज्यादा दिखे अगले हफ्ते में। अगले हफ्ते नहीं, कल की बात कर रहा हूँ मैं तो, क्योंकि आज तो सिल्वर ETFs बिके नहीं है कि बेचने वाले अलाउड नहीं है, तो कल बिकेंगे। नहीं, उनकी तो 20% का उनका लोअर सर्किट है, वही पूरा करते करते वो हफ्ते निकाल देंगे। लेकिन मुझे ये सुने विश्वमोहन क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं? उनकी आवाज में जो दर्द आ रहा था ना, मैंने वाला कि ये तो सिल्वर का दर्द है जो बाहर आ रहा है उभर के। सर, एक सरकारी बैंक्स के विनिवेश को लेकर या कोई PSU बैंकों के विनिवेश को लेकर इस बार कुछ ऐलान नहीं हुआ बजट में? ये हुआ ना, अब ऐसे कैसे नहीं हुआ। देखिए, गवर्नमेंट ने बोला कि वो PFC और REC की रिस्ट्रक्चर करेंगे। अगर आप PFC REC का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक PFC REC सब्सिडी और पेरेंट का है, तो आगे जाके जो भी होगा उसमें रिस्ट्रक्चरिंग में मर्जर शायद हो जाए, या कुछ तो पब्लिक सेक्टर NBFC एक बड़ा सा बन जाए आगे जाके। आज FM ने अपने उसमें भी बोला कि उस पर कमिटी हम बैठ के रिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, क्योंकि एक पेरेंट है और उसके एक नीचे सब्सिडी है, क्योंकि कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने अपना स्टेक जो था PFC को बेच दिया था, तो अब REC उसका सब्सिडी बन गया। दूसरी जो है, उन्होंने हाई लेवल कमेटी बनाई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। उसका जो स्कोप होगा वो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, क्योंकि उसमें कौन कौन लोग होंगे, वो स्कोप क्या होगा। स्कोप ये है कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हम 2047 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस ज़माने में फाइनेंशियल सर्विसेज का रोल क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए उनके पास, उसके बेसिस पे होगा। तो वहाँ पर कंसोलिडेशन आएगा ज़रूर। उस कंसोलिडेशन के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जब आपका कंपनी बैंक्स को ग्रोथ के लिए करते हैं तो उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, और कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आपको FIS को अलाउ करना पड़ेगा आगे जाके। आज के डेट में आप 26% से ऊपर नहीं कर सकते। अगर वो 26 से 49 भी हो जाता है तो एक तरह से बड़ा सा लिबरलाइजेशन है PSU बैंकिंग में। और आगे जाके अगर बैंक्स ये कमेटी बोलती है कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल 26% के साथ भी कर सकती है, तो PSU मोनेटाइजेशन भी आ जाता है इसके अंदर। आप देखिए पिछले 1 साल में PSU बैंक्स आउट परफॉर्म किए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक से, क्योंकि एसेट क्लीन अप हो गए हैं, ग्रोथ भी लगभग अच्छी है उनकी सबकी, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये कहना गलत होगा कि PSU बैंक्स के लिए कुछ नहीं हुआ। PSU बैंक के लिए बना एक कमेटी, लेकिन उसमें क्योंकि गवर्नमेंट ये देखिए, ये जो चीज़ है ना, गवर्नमेंट बजट के थ्रू नहीं कर सकती।
उनको एक कंसल्टेटिव कमेटी हाई लेवल कमेटी बनाना पड़ेगा। उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को लेकर फिर वो कैबिनेट में जाएगा, फिर कैबिनेट से अप्रूवल आएगा कि हाँ ये हमारा बात होगा आगे जाके। तो ये जो चीज़ है, और इसके अलावा जो है IDBI तो उनके रडार पे है ही, वो तो हाँ उनके निवेश की तो तैयारी चल रही है। वो तो प्राइवेटाइज होने के कगार पे है ही ऑलरेडी, उसमें वो चल रहा है। तो वो दोनों चीज़ तो है ही इसमें। ओके सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बजट और बाजार के लिए बजट से क्या कुछ निकला है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, जहां पर बजट 2026 का ऐलान हो चुका है। जी हां, मार्केट्स को एक झटका ज़रूर लगा है STT बढ़ने से, बट ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें नेगेटिव आई हैं। कई सारे पॉकेट्स हैं जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने थोड़ी सी सौगात भी दी है। यही सब समझने की हम कोशिश कर रहे हैं ET नाउ और ET नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगत से। सजीत सर, जो दूसरा सवाल मेरा था वो रिलेटेड टू रीट्स है, क्योंकि वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो रीट्स का कल्चर है भारत में थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और आज के बजट में भी जो CPSEs के लैंड मोनेटाइजेशन को लेकर एक रीट्स में सरकार का फोकस आया है, कितना बड़ा डेवलपमेंट है ये? काफ़ी बड़ा है। देखिए, आपको याद होगा कि 1 या 1.5 महीने पहले सेबी ने अपने क्लासिफिकेशन में रीट्स को सिक्योरिटीज़ बना दिया था, जिसका मतलब कि अब SCRA के अंदर जैसे आपके शेयर्स होते हैं ऐसे रीट हो गया। इनविट नहीं है उसके अंदर, उस कैटेगरी के अंदर, पर रीट्स सिक्योरिटीज़ के अंदर आ जाता है। वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप कैपिटल गेन्स अगर करना चाहोगे तो आपको मिलेगा इन्वेस्टर्स के लिए। और दूसरी बात यह है कि रीट्स में आप 2 चीज़ें होती है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम आपको मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम मतलब एक तरह से डिविडेंड ही हो गया आपके लिए। दूसरा जो है प्राइस जो बढ़ता है उसकी वजह से कैपिटल गेन्स या लॉस मिल सकता है। तो आपको डुअल बेनिफिट होता है। अगर आप रखोगे तो आपको हर साल एश्योर्ड डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूशन इनकम मिलता है, और अगर प्राइस एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसका NAV बढ़ने की वजह से कैपिटल गेन्स होता है आपको। अभी क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पर हमने पिछले 2-3 बजट में देखा कि वित्त मंत्री ने कहा कि हम एसेट मोनेटाइज करेंगे, बट काफ़ी सारे एसेट्स जो है PSU के पास हैं, वो सब के सब रियल एस्टेट एसेट्स है। अब रियल एस्टेट एसेट्स को एक तरह से PSUs कैसे मोनेटाइज करें? अगर हम देखें, अगर बॉम्बे में देखें या कहीं और भी देखें हम, तो आज LIC के पास सबसे बड़ा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो है। और उसको अगर वो मोनेटाइज करने जाएगा तो उसको काफ़ी फ़ायदा होगा आगे जाके। MTNL के पास पड़े हैं, BSNL के पास पड़े हैं। आप जितने भी बड़े कंपनीज हैं जो उन सब के पास रियल एस्टेट बहुत पड़ा है। उस रियल एस्टेट को वो मोनेटाइज अगर करने जाएं तो उनको मिलेगा। तो इसलिए वो स्पेशल रीट्स की बात कर रही हैं, जहां पर ये सारे एसेट्स आ सकते हैं और उसके तहत उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। वो एक अच्छा फ़ायदा भी है, क्योंकि आपको लैंड बेचने की ज़रूरत नहीं है उसमें। आपको डिस्ट्रीब्यूशन इनकम जो है वो शेयर होल्डर्स को देने की ज़रूरत है सिर्फ उसके हिसाब से, और आप एडमिनिस्ट्रेटर या स्पॉन्सर रहेंगे उस रीट के या उस एसेट के हमेशा। तो वो भी एक अच्छी बात है। तो एक तरह से जो मोनेटाइजेशन प्लान जो है हम बात कर रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो है डाइवेस्टमेंट तो बात चल ही रही है। उन्होंने इस बार थोड़ा सा डाइवेस्टमेंट का टारगेट इंक्रीज़ कर दिया गया है। उम्मीद ये है कि IDBI आ जाएगा तो वो पैसा आएगा, तो इसलिए वो टारगेट इंक्रीज़ किया गया है। बट एज अ होल अगर देखें तो PSU मोनेटाइजेशन जो है ये गवर्नमेंट काफ़ी इनोवेटिव वे में इसको आगे ले जा रही है। जहाँ पर लॉस मेकिंग आप बेच देते हो, जहाँ पर आप प्रॉफिटेबल है ये उसको आप किसी तरह से आप स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को दे रहे हो या किसी को दे रहे हो, या आप इसको उससे फ़ायदे में लेकर आ रहे हो उसको। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे बजट में कि PSU मोनेटाइजेशन को आप स्पेशल रीट के थ्रू लेकर आ रहे हैं, और उसके तहत आपने रीट को एक बड़ा सा सैंक्टिटी भी दे दी है कि ये एक एसेट क्लास है। पहले एक हाँ यहाँ पर है, पर इक्विटीज़ के साथ रीट भी हो गया है एक एसेट क्लास आपके लिए, और रीट के साथ इन्विट तो ऑलरेडी है। फिर आपके तो कमोडिटीज़ है, बाकी सब चीज़ें, फॉरेक्स है, बॉन्ड्स है वगैरह अलग। तो एक एसेट क्लास जो है वो इमर्ज हो रहा है रीट अब आज के डेट में।
कई सारी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें की है सर, देखते हैं कि मतलब आगे इम्पैक्ट किस तरह का आता है। आज तो एसटीटी ने सारी चीज़ों को ढक दिया है, अब धीरे धीरे चीज़ें अनकवर होंगी, आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन आज रिलायंस भी 3.5% टूट गया, करीब करीब 1350 रुपये के नीचे चला गया। एक आखिरी चीज़ आपसे, इंक्लूडिंग एसटीटी आपकी बजट को 10 में से कितनी रेटिंग, एक्सक्लूडिंग एसटीटी कितनी रेटिंग? ठीक है, एसटीटी मेरे हिसाब से तो फैक्टर ही नहीं होना चाहिए बजट में, बिकॉज वो एक पॉलिसी डिसीजन है कंट्री का कि आप कैपिटल को कैसे बाहर जाने से रोके। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मोस्ट 92% नुकसान में जाते हैं। सेबी का सर्वे भी ये कहता है कि 92% लोग एफएनओ में नुकसान करते हैं, पर वो 92% जो नुकसान करते हैं वो पैसा जाता कहाँ है? वो बाहर चले जाता है, कैपिटल फ्लोज के थ्रू वापस बाहर चले जाता है। तो एक तरह से वो रोकने का रीसेंट एग्जांपल है उसमें, जिसमें सेबी ने काफ़ी जेन स्ट्रीट के ऊपर भी ऑर्डर्स निकाले हैं, पर उससे क्या ये कम हुआ है? नहीं, कम नहीं हुआ है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आपको डेरिवेटिव में आना है तो आपको उसका कॉस्ट देना पड़ेगा, और वो कॉस्ट जो है वो आप अपने लिए हेज के लिए यूज़ कीजिए, ना कि स्पेकुलेशन के लिए। करेक्ट, नहीं सही है, बिल्कुल सही है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सेबी क्या है। पर अगर आप रेटिंग की बात करें तो 5 में से 3.5 4 के हिसाब से ठीक है, 3.5 4 भी बढ़िया है सर। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो हम चाहते थे बजट में क्या हो, उसमें हमने चाहा था कि आपके फिजिकल फ्रेमवर्क रहे, वो वहाँ पर था। आपका डिफेंस में ग्रोथ दिखने चाहिए, वो था। वहाँ कैपेक्स था उसके अंदर, जीडीपी ग्रोथ जो आपने बोला था वो है उसके अंदर। पीएसयू मोनेटाइजेशन के लिए पीएसयू बैंक के लिए एक अलग है, और पीएसयूज़ के लिए एक मोनेटाइजेशन का व्हीकल आ गया है, वो भी उसमें आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 उसमें से 7 तो आ ही गए, और बाकी जो है वो थोड़ी बहुत हर चीज़ तो मिलती नहीं है। नहीं, बाकी चीज़ें मिल जाएंगी सर, सरकार तो साल भर लेती है डिसीजन, आगे चल के देखेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ आप जुड़े सर, और जो बारीक चीज़ें हैं आपने उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया सर, और हमारे दर्शकों को समझाया। चलिए, इस शो को तो फिलहाल यहाँ पर रोकेंगे, लेकिन बजट को लेकर हमारा जो खास कवरेज है वो जारी है, और आगे के शोज में भी हम कुछ दिग्गज एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और बजट को कंप्लीटली डिकोड करेंगे, बिल्कुल ही सरल भाषा में। आप कहीं जाएगा नहीं, हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी है।